नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए उत्तराखंड से मोस्ट 20 प्रश्नों वाली सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके लिए उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। बच्चों, हमारा हर एक वीडियो में यह प्रयास रहता है कि हमारी हर एक क्लास से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिले। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। ज़रूरत हो तो बच्चों नोट अवश्य करते रहें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ है। तो जो हमारा शक्ति समाचार पत्र है, इसका आप सभी को पता होगा, इसका प्रकाशन अल्मोड़ा जनपद से हुआ है। और कब हुआ था इसका प्रकाशन बच्चों? तो इसका प्रकाशन हुआ था सन 1918 में। ठीक है, सन 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। और किसने किया था? इसका प्रकाशन किया था बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है बच्चों, जो हमारे समाचार पत्र हैं इनसे भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा कर्मभूमि समाचार पत्र है, इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो बच्चों नोट कर ले, कर्मभूमि का प्रकाशन हुआ था सन 1939 में। ठीक है, और कहाँ से हुआ था बच्चों? लेंसडाउन से कर्मभूमि का प्रकाशन हुआ है। और किसने किया था यदि यह पूछ ले, तो इसका प्रकाशन किया था भगत दर्शन व भैरवदत्त धूलिया ने। ठीक है, दोनों का नाम नोट अवश्य करें। ऐसे ही बच्चों आपसे पूछ लिया जाता है कि युगवाणी समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था सन 1947 में, जो हमारी युगवाणी समाचार पत्र है। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? देहरादून से। युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? देहरादून से हुआ था। सीधा सीधा नोट कर लें। और किसने किया था? भगवती प्रसाद जी ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हमारा एक और है, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था सन 1905 में। और इसका प्रकाशन भी देहरादून से ही हुआ था बच्चों। जो हमारा गढ़वाली समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन भी देहरादून से हुआ था 1905 में। और इसका प्रकाशन किया था गिरिजा दत्त नेथानी जी ने। नोट करते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्ट गोली कांड को किसने कुमाऊं का बारदोली कहा है। तो बच्चों आपने अभी तक यह सुना होगा कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, या फिर यह सुना होगा कि सल्ट गोली कांड कब हुआ था। परंतु बच्चों प्रश्न में पूछ रहा है कि सल्ट गोली कांड को कुमाऊं का बारदोली किसने कहा है। तो बच्चों ऐसे ही प्रश्न हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो सल्ट गोली कांड को किसने कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो यह कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, और जो सल्ट गोली कांड है बच्चों, यह हुआ था 5 सितंबर सन 1942 में। ठीक है, सल्ट गोली कांड हुआ था। ठीक है, और गढ़वाल का बारदोली भी पूछ लिया जाता है बच्चों। जैसे कुमाऊं का बारदोली पूछ लिया गया है, ऐसे ही गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई। तो जो हमारा हैप्पी क्लब है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1903 में। आप सभी को पता होना चाहिए, हैप्पी क्लब की स्थापना सन 1903 में हुई थी। और कहाँ पर? अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी। और बच्चों किसने की थी हैप्पी क्लब की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी हरगोविंद पंत जी ने। हरगोविंद पंत। और बच्चों दूसरा नाम है गोविंद वल्लभ भाई पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ भाई पंत, दोनों का नाम नोट अवश्य कर ले। यदि आपको एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन में हरगोविंद पंत नजर आए, तो बच्चों आप सीधा सीधा हरगोविंद पंत करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई। तो जो हमारा हुक्का क्लब है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1906 में। हुक्का क्लब से भी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है। तो जो हमारा हुक्का क्लब है, इसकी स्थापना भी अल्मोड़ा जनपद में ही हुई थी। ठीक है, 1906 में अल्मोड़ा जनपद में। तो जो हमारा हुक्का क्लब है बच्चों, इसकी स्थापना यदि पूछ ले कि किसने की थी, तो हुक्का क्लब की स्थापना की थी चिरंजीवी लाल ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, नोट अवश्य करते रहें। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रजमोहन नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो हमारे ब्रजमोहन नेगी जी हैं, इनका संबंध है चित्रकारी से।
चित्रकारी से संबंधित है हमारे ब्रजमोहन नेगी जी। ऐसे प्रश्न भी आपको परीक्षाओं में अधिकतर देखने को मिलते हैं। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम पूछ लेते हैं कि वह किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो जैसे हमारे ब्रजमोहन नेगी जी हैं, इनका कार्य क्षेत्र चित्रकारी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रस्ताव कब रखा था? तो इन्होंने रखा था यह प्रस्ताव सन 1900, ये थोड़ा बच्चों मिसप्रिंट हुआ है, यह है सन 1990 है, ठीक है, सन 1990 में इन्होंने यह प्रस्ताव रखा था। ठीक है बच्चों, यह गलत हो गया, थोड़ा मिसप्रिंट है। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जो जसवंत सिंह बिष्ट जी हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रस्ताव रखा था सन 1990 में। ठीक है, इसको सही कर ले। अगला हमारा प्रश्न है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ? तो जो हमारा खटीमा गोलीकांड है यह हुआ था 1 सितंबर सन 1994 में। खटीमा गोलीकांड भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसे ही हमारा मसूरी कांड, और दूसरा है हमारा मुजफ्फरनगर कांड। मुजफ्फरनगर कांड को रामपुर तिराहा कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो खटीमा गोलीकांड का तो आपको बच्चों पता चल गया, 1 सितंबर सन 1994 में। मसूरी कांड की बात करते हैं। मसूरी कांड, तो बच्चों मसूरी कांड खटीमा गोलीकांड के अगले ही दिन हुआ था, यानी 2 सितंबर 1994 में आपका मसूरी कांड हुआ था। बात करते हैं मुजफ्फरनगर गोलीकांड या फिर रामपुर तिराहा गोलीकांड। तो मुजफ्फरनगर गोलीकांड जो है यह हुआ था 2 अक्टूबर सन 1994 में हमारा मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। इसे नोट कर लें। ठीक है, और काला दिवस के नाम से किस कांड को जाना जाता है? काला दिवस, तो काला दिवस के नाम से जाना जाता है खटीमा गोलीकांड को ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गंगाजल विक्रय पर कर आरोपित करने वाला पंवार शासक कौन था? बच्चों प्रश्न समझें कि जो गंगाजल विक्रय होता था उस पर कर आरोपित करने वाला पंवार शासक कौन था? जब हम गंगा में से जल भरने जाते हैं तो अभी तो निःशुल्क है बच्चों, लेकिन उस समय पर जो पंवार शासक था वह वहाँ की जनता से कर लिया करता था गंगा जल पे। तो वह कौन था? यह पंवार शासक था भवानी शाह। ठीक है, भवानी शाह जी जो है कर लिया करते थे। ठीक है, गंगा जल विक्रय पर। और जो हमारे भवानी शाह जी हैं इनसे भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। जो भवानी शाह जी हैं बच्चों याद रखना कि साधु प्रवृत्ति के थे। ठीक है, परीक्षा में पूछ सकता है कि कौन सा पंवार शासक साधु प्रवृत्ति का था, तो ये थे भवानी शाह जी। ठीक है, और संस्कृत पाठशाला की बात करें, जो हमारा संस्कृत पाठशाला है यह कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग में। संस्कृत पाठशाला देवप्रयाग में स्थित है, और इसकी स्थापना किसने की थी? भवानी शाह जी ने ही। यह भी नोट कर ले। संस्कृत पाठशाला जो है यह देवप्रयाग में स्थित है, और इसकी स्थापना भी भवानी शाह जी ने ही की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दमोला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो जो दमोला विवाह प्रथा है यह भोटिया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, आप सभी को नजर आ रहा होगा दमोला विवाह प्रथा। इनसे भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। हम आपका सभी कोर्स कंप्लीट करा देंगे। यदि बच्चों आपका हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम आपके लिए और भी अच्छी क्लास लेके आएंगे। ठीक है, हमारा प्रयास यही रहता है बच्चों कि हम आपके लिए ऐसी सीरीज लेके आएँ, ऐसी क्लास लेके आएँ कि आपको हमारी हर एक वीडियो से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, तो बच्चों दमोला विवाह प्रथा जो है यह भोटिया जनजाति से प्रचलित है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हेमकुंड साहिब के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? तो जो हेमकुंड साहिब है इसके विकास में जो सर्वाधिक योगदान रहा है यह रहा है संत सोहन सिंह जी का। ठीक है, संत सोहन सिंह जी ने। और जो हेमकुंड साहिब है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1930 में। और कहाँ पर स्थित है हेमकुंड साहिब? कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न भी परीक्षा में बन सकता है। तो यह स्थित है चमोली जनपद में। चमोली जनपद में स्थित है हमारा हेमकुंड साहिब। ठीक है, और बच्चों आपसे यदि परीक्षा में यह पूछ ले कि लोकपाल तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? लोकपाल तीर्थ, यह प्रश्न परीक्षाओं में अनेकों बार बना है। लोकपाल तीर्थ जो है बच्चों हेमकुंड साहिब को ही कहा जाता है। ठीक है,
हेमकुंड साहिब को ही लोकपाल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो हमारा पलेठी का सूर्य मंदिर है बच्चों, यह स्थित है देवप्रयाग में। पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग में स्थित है। और यह कौन सी शताब्दी से बना हुआ है? ठीक है, कौन सी शताब्दी का मंदिर है? तो यह 7वीं 8वीं शताब्दी का, ठीक है, 7वीं 8वीं शताब्दी का मंदिर है। यदि बच्चों पूछ ले कि जो पलेठी का सूर्य मंदिर है यह किन घाटियों के मध्य स्थित है, तो यह जो घाटियां हैं लुलेरा व गुलेरा, याद कर लें, लुलेरा गुलेरा घाटियों के मध्य स्थित है हमारा पलेठी का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्ला चोड़ का किला किस जनपद में स्थित है? तो जो गोल्ला चोड़ का किला है बच्चों यह चंपावत में स्थित है। ठीक है, चंपावत में स्थित है गोल्ला चोड़ का किला। अगला प्रश्न देखते हैं, नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था 1857 के विद्रोह के समय। जो नील विद्रोह है इससे भी परीक्षाओं में अनेकों प्रश्न बनते हैं। नील विद्रोह कब हुआ था, यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो नील विद्रोह हुआ था 1857 के विद्रोह के समय, यानी फिर 1857 में ही नील विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह प्रश्न आप सभी को पता होगा। जो राज्य नक्षत्र वेधशाला है देवप्रयाग में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1946 में। हो सके तो नोट कर लें, अगस्त 1946 में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किसने की थी? जो कि देवप्रयाग में स्थित है, इसकी स्थापना की थी आचार्य चक्रधर जोशी जी ने। आचार्य चक्रधर जोशी जी ने, याद अवश्य कर ले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो जो उत्तर कुरु शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, समस्त तीर्थों का शिरोमणि वह पापों का विनाशक किसे कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। समस्त तीर्थों का शिरोमणि व पापों का विनाशक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है देवप्रयाग को, परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केदार खंड व मानस खंड को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, संभावना है बच्चों की परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हमारी सीरीज में हर एक प्रश्न ऐसा है कि जो परीक्षा की दृष्टि से ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो केदार खंड व मानस खंड को अलग करती है वह पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है बधान पर्वत श्रेणी। ठीक है, बधान पर्वत श्रेणी जो है गढ़वाल केदार खंड व मानस खंड को अलग करती है। ठीक है, और जो हमारा केदार खंड है इसे किस नाम से जाना जाता है? केदार खंड, केदार खंड को गढ़वाल के नाम से जाना जाता है, मानस खंड को कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। बेसिक प्रश्न है, क्लियर होना चाहिए, परीक्षाओं में कई बार यह भी बना है। ठीक है, केदार खंड किसे कहा जाता है? गढ़वाल को। मानस खंड किसे कहा जाता है? कुमाऊं को। ठीक है, परीक्षा में पूछ लेगा कि स्कंद पुराण में केदार खंड किसे कहा गया है? तो गढ़वाल क्षेत्र को। स्कंद पुराण में मानस खंड किसे कहा गया है? तो कुमाऊं क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, कुनिंद इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो कुनिंद राजा थे इनके इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है इनकी कुनिंद मुद्राएं। कुनिंद मुद्राओं से ही पता चलता है कि यहाँ पर कुनिंदों का भी शासन रहा है। परीक्षा में बन सकता है कि कुनिंदों से कितने प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो यह थी 3 प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, 3 प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी थी बच्चों? परीक्षा में पूछ सकता है, ऑप्शन में दे सकता है कि इनमें से कौन सी एक कुनिंद प्रकार की मुद्राएं हैं। तो तीनों प्रकार की मुद्राएं को नोट अवश्य कर लें। एक तो थी अमोघ भूति, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं।
नंबर 1। नंबर 2 है अल्मोड़ा प्रकार की, ठीक है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है चित्रेश्वर या छत्रेश्वर, चित्रेश्वर या फिर बच्चों छत्रेश्वर, जो भी ऑप्शन आपको परीक्षा में नजर आए, चित्रेश्वर या छत्रेश्वर, यह भी कुनिंद की ही मुद्राएं थी, ठीक है। तो कुनिंदों से कितने प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, सबसे पहले तो यह याद रखें, 3 प्रकार की। कौन कौन सी थी? अमोघ भूति, अल्मोड़ा प्रकार की और चित्रेश्वर या छत्रेश्वर, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो यह थे ललित सुरदेव। कार्तिकेयपुर राजवंश के सबसे प्रतापी राजा ललित सुरदेव थे, ठीक है। यदि परीक्षा में यह प्रश्न देखने को मिले कि कत्यूरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जो कत्यूरी शब्द दिया गया है कार्तिकेय के लिए, ठीक है, कार्तिकेय के लिए जो कत्यूरी शब्द दिया है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था एटकिंसन ने, ठीक है, याद रखें, एटकिंसन ने सबसे पहले कत्यूरियों के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था, एटकिंसन ने, नोट कर ले बच्चों, एटकिंसन। अगला हमारा प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी मिलती है, तो कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी? जैसे कुनिंद राजवंश की जानकारी उनकी मुद्राओं से मिलती है, कुनिंद मुद्राओं से मिलती है, इसी प्रकार पूछ रहा है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र व तालेश्वर ताम्रपत्र से, ठीक है। इन ताम्रपत्रों से ही कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी मिलती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, यह कहाँ से मिला था? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की बात कर रहा हूँ, कहाँ से मिला था? जोशीमठ से, नोट कर लो, जोशीमठ से। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जोशीमठ से, तालेश्वर ताम्रपत्र, तालेश्वर ताम्रपत्र मिला था अल्मोड़ा से, ठीक है। दोनों ताम्रपत्रों के स्थान याद रखें, कौन सा कहाँ से मिला था। यदि परीक्षा में यह भी बन सकता है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश से है, ठीक है। और तालेश्वर ताम्रपत्र कार्तिकेयपुर राजवंश से है। पूछ सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, यह कहाँ से मिला है, तो जोशीमठ से। यदि पूछे कि कार्तिकेयपुर राजवंश का तालेश्वर ताम्रपत्र कहाँ से मिला है, तो अल्मोड़ा से। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है, जो कार्तिकेयपुर ताम्रपत्र हैं, उनकी जो अभिलेख है, कौन सी लिपि मिली है उनके अभिलेखों में, तो यह मिली है कुटिला लिपि, ठीक है, कुटिला लिपि मिली है कार्तिकेयपुर राजवंश के इसमें, ठीक है। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।